भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का चौथा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने से पहले हम जान लें कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश उसके वैद्युत बल क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। यदि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। अर्थात यदि दोनों आवेश प्लस तो प्रतिकर्षण होगा और यदि दोनों आवेश माइनस तो प्रतिकर्षण होगा, और यदि एक आवेश माइनस और दूसरा प्लस तो आकर्षण होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है? उसके वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करता है? अनुभव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसे कहेंगे? एक आवेश है, मान लीजिए ये आवेश यहाँ पर स्थित है, ये है प्लस आवेश। अब इसके चारों ओर इस तरह इसका ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश लाया जाएगा तो वो क्या करेगा? यदि प्लस आवेश होगा तो इसके प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और यदि माइनस आवेश होगा तो इसकी ओर आकर्षित होगा, है ना। तो ये क्षेत्र जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर के क्या करता है? उसका वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या है? अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर चूंकि परिभाषा के अंदर आएगा तो परीक्षण आवेश यदि कोई आपसे डिस्कस करे तो उसके बारे में आप जानो कि क्या है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? अनंततः वह सूक्ष्मतम और काल्पनिक आवेश होता है, यानी बहुत छोटा आवेश होता है जो काल्पनिक आवेश होता है, जिसमें अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, या ये अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, है ना। तो जब ये अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता तो अब किसी ये अन्य आवेश जो इसके आसपास होगा वो इससे प्रभावित नहीं होगा। इसलिए इस आवेश को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहेंगे। परीक्षण आवेश किसे कहेंगे? वह सूक्ष्मतम आवेश है जो काल्पनिक भी है तथा जिसमें अपना स्वयं का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो इसका जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो जब किसी बिंदु आवेश के निकट इसको लाया जाएगा तो वो उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा परीक्षण आवेश, है ना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है वो दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। वो दो भौतिक राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम इसका अध्ययन इस जगह पर करेंगे, और वैद्युत विभव का अध्ययन जो है एक अलग अध्याय में किया जाएगा। उस अध्याय का नाम ही है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो ये क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, क्या है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे जो परीक्षण आवेश है उस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है और उस परीक्षण आवेश का अनुपात होता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसे कहें? फिर से एक बार समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में जो मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है,
इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर यदि कोई परीक्षण आवेश रखा है तो उस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगेगा, तो वो क्या होगा, उस वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है और इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि सदिश राशि है इसीलिए हम इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करेंगे। ये जो ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, तो इसकी परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है और बल को हम F से प्रदर्शित करेंगे और परीक्षण आवेश को Q0 से जो है स्पष्ट करेंगे। तो क्या होगा, वेक्टर ई बराबर वेक्टर F अपान Q0, जहां पर Q0 परीक्षण आवेश है और वेक्टर F परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, अर्थात ये F बटा Q है, Q0 है तो ये न्यूटन प्रति कूलम होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। और वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होगी, बल की विमा और बटे आवेश की विमा। तो बल की विमा होती है mL/t-2 और आवेश की विमा होती है AT। अब ये mL/t-2 वहीं पर है, अब ये t के ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये क्या है, 1 है। तो ये 1 जब ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ये -1 हो जाएगा। और a के ऊपर भी कोई वो नहीं है संख्या, तो इसको 1 मानेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी विमा होगी mL/t-2a-3, है ना। अब चूंकि ये सदिश राशि है तो ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी कहीं होनी चाहिए। तो इस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी दिशा कहाँ होती है, जो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है उस पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है, और यदि परीक्षण आवेश ऋणात्मक होगा तो उस पर लगने वाली वैद्युत बल की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। चलो, तो हमारी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माना कि कोई बिंदु आवेश Q है जो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में है। अब इस जो धन आवेश है, ये जो बिंदु आवेश है वो धनात्मक आवेश है। तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, इसको भी हमने धनात्मक माना है। तो एक उससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो इस Q0 पर इस +Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल, तो ये लगने वाला जो वैद्युत बल है उसकी प्रकृति क्या होगी, वो प्रतिकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो समान आवेशों में लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। तो इस आवेश बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो वेक्टर F होगा। तो कूलॉम नियम से बल F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान r²। अब इस Q0 का हम पक्षांतर कर लेंगे तो F बटा Q0 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपान r²। अब E बराबर होता है F अपान Q0, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इस F अपान Q0 के जगह E रख देंगे और बाकी का वैसे ही। अब यदि माध्यम वायु मान लेंगे तो K बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान r²। सदिश रूप में ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/4πε0